हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है महाजनपद की ओर इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हमने 1857 की क्रांति का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद की ओर टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और उस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा सकूँ। और हाँ, आपको प्लेलिस्ट भी तैयार है हमारा सिविक्स, हिस्ट्री और अन्य भी विषय का आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप एक बार चैनल पर चेक भी कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना संख्या 8वां है, 8वें नंबर का हमारा लेसन प्लान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ्य योजना और उसका संख्या, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, उसके बाद ये बनाना जरूरी है ही दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, विषय तथा अवधि। इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण क्या है आज का हमारा? महाजनपद की ओर। ये प्रकरण हम लिख लेंगे अपना। फिर आगे बढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य की ओर। सामान्य उद्देश्य में हम पूर्ववत लिखेंगे अपना सामान्य उद्देश्य। अगर आपको सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स चाहिए तो आप एक बार वो भी चैनल पर चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। जो हमारा स्टार्टिंग का लेसन प्लान है हिस्ट्री या सिविक्स किसी भी सब्जेक्ट में, उसमें हमने सामान्य उद्देश्य लिखा हुआ है। उसके बाद आगे हम पूर्ववत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक में लिखेंगे आप महाजनपदों का विकास किस ईस्वी में हुआ, छात्र बता सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि राजतंत्र में शासन का प्रधान कौन होता है, छात्र बता सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य था। अब बोधात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे कि महाजनपद कैसे बने, छात्र बता सकेंगे। और दूसरा, मगध का साम्राज्य कैसे शक्तिशाली हुआ, छात्र बता सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक, बोधात्मक और बोधात्मक उद्देश्य हुआ। अब क्रियात्मक उद्देश्य पर लिखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक पर। इसमें लिखेंगे 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद भारत में कहाँ स्थित हैं, छात्र बता सकेंगे। ये हमारा क्रियात्मक भी हो गया। अब हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में भारत का मानचित्र वगैरह आप यूज़ करेंगे तो लिख देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे छात्रों को वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी है या सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूर्व ज्ञान हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। अपने प्रस्तावना का प्रश्न हम, आप चाहें तो यहाँ पे हेडिंग भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। प्रस्तावना का प्रश्न, इसमें हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं। और फिर एक में हम लिखते हैं छात्र कथन का भी एक बॉक्स बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, कई तहसीलों से मिलकर क्या बनता है, छात्र बताएंगे कि जिला या जनपद बनता है, तो आप छात्र कथन में ये लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न इसमें लिखेंगे हम, कई छोटे छोटे जनपद मिलकर प्राचीन काल में क्या बनते थे, ये छात्र बताएंगे कि महाजनपद बनते थे। उसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं अपना, जो है महाजनपद के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन या समस्यात्मक आप लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रस्तावना का प्रश्न था। इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अतः छात्र आज हम लोग महाजनपद के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन के बाद अब प्रस्तुतिकरण पर लिखते हैं हम। प्रस्तुतिकरण पर आगे बढ़ते हैं। ये प्रस्तुतिकरण आप ऐसे लिख देंगे, ये इतिहास वगैरह सब्जेक्ट में ऐसे प्रस्तुतिकरण लिखा जाता है। उसके बाद क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य, ऐसे हम करेंगे, ऐसे बनाएंगे आप। उसमें पहला क्रम संख्या पहला करके हम पहला शिक्षण बिंदु क्या है, जन से जनपद व महाजनपद, ये क्या है हमारा पहला शिक्षण बिंदु। तो लिखेंगे आप पहला शिक्षण बिंदु जन से जनपद व महाजनपद, ये लिख लेंगे आप। और दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जो है महाजनपद का विकास कैसे हुआ, ये आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। और छात्र हो जाएंगे मौन, तो आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। अब स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि
लगभग 600 ईसा पूर्व में जनपदों का विकास हुआ। इस समय वैदिक काल के जन का स्वरूप बदल गया और ये जनपद से महाजनपद बन गया। कुछ जनपदों के क्षेत्र बड़े थे, साथ ही दूसरे जनपदों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली भी थे। यह जनपद महाजनपद कहलाएं। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में से 14 राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। ये क्या हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना हो, कुछ निकालना भी हो लाइन, तो आप निकाल सकते हैं। ऐड करना हो तो कर भी सकते हैं। आपको बस तैयार करना है और टीचिंग करना है इसका। आप अपने हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो कर लीजिएगा। अब श्यामपट्ट कार्य में आगे बढ़ते हैं। हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किया हुआ है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। हाँ, साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और मेरी मेहनत देखकर वीडियो पर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा जो है शिक्षण बिंदु वह है प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। क्या? प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। ये आप लिख लेंगे। इसमें भी हम प्रश्न करेंगे कि महाजनपद काल में प्रशासन कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। यहाँ पे मौन लिख दीजिएगा क्योंकि लग रहा है यहाँ पे छूट गया है, तो आप लिख लेंगे मौन। और इसके नीचे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये भी लिख लेंगे आप स्पष्टीकरण के ठीक सामने। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे कि महाजनपद में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट शक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शक्ति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। राजाओं की प्रकृति अपने राज्य को बढ़ाने में भी रखनी पड़ती थी। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह है शहरों का विकास। ये क्या हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का भी स्पष्टीकरण यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। आप श्यामपट्ट कार्य जो भी आप करेंगे टीचिंग के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप जो भी लिखना चाहें, इसमें से जो व्याख्या देते हैं उसी में से हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो इतिहास का लेसन प्लान होगा उसका टॉपिक होगा नदी घाटी की सभ्यता। तो अगर आपको नदी घाटी की सभ्यता का लेसन प्लान बनाना है तो चैनल से जुड़े रहें। आप एक बार चैनल पर चेक कर लीजिएगा, आपको कल या शाम तक आज वीडियो मिल जाएगा नदी घाटी की सभ्यता टॉपिक पर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है। मगध साम्राज्य, ये है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तो आप यहाँ पे लिख देंगे तीसरा शिक्षण बिंदु। इसमें हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि मगध साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हमारा मौन प्रश्न हो जाएगा, छात्र मौन हो जाएंगे, फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते हुए चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, आक्रमण करना आदि। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। आगे लिखेंगे इसी में, साम्राज्य जब अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। ये मगध साम्राज्य हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कंप्लीट। श्यामपट्ट कार्य जैसा कि अभी तक मैं बताती हुई आ रही हूँ कि श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे आप जो भी टीचिंग के दौरान लिखवाएंगे श्यामपट्ट पे, ब्लैक बोर्ड पे। आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न पर अपने। मूल्यांकन प्रश्न में हम पहला प्रश्न लिखेंगे कि राजा दूसरे राज्यों से मित्रता, आक्रमण और शादी जैसे रिश्ते क्यों बनाते थे। दूसरा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तीसरा, 4 प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे। ये हमारा
3 जो हो गया पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न हो गया। हाँ, एक चीज़ अगर आप और भी प्रश्न करना चाहते हैं, जैसे 4 या 5 प्रश्न लिखना चाहते होंगे आप, तो एक आध जो आपने स्पष्टीकरण दिया वहाँ से आप प्रश्न बढ़ा लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम गृह कार्य। गृह कार्य में लिख देंगे कि सभी छात्र जनपदों के बारे में लिखकर लाएंगे। ये हमारा गृह कार्य होता है और यहीं पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़ना नहीं भूलें, अवश्य ही जुड़े रहें। जाते वक्त सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में आपको जो भी कहना हो आप कह सकते हैं। थैंक यू।